चंदा की सास बिमला गड्डी के नोट बार बार गिन रही थी। आज उनकी काफी अच्छी कमाई हुई थी, पर यह पैसा ईमानदारी की कमाई का नहीं, बेईमानी की कमाई का है। अरे अम्मा बस भी करो, नोटों को नजर लग जाएगी। कितनी बार तो गिन चुकी हो, अब ये थोड़ी है कि बार बार गिनने से नोट बढ़ जाएंगे। बहू सच, आज तो हमारी अच्छी कमाई हुई है। हमने बच्चा अच्छे दामों में बेच दिया। अम्मा कल किस पर हाथ मारना है? हमें नई कॉलोनी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अभी बहुत सख्ती चल रही है। अरे बहू, नई कॉलोनी बनी है ना? हाँ, मैंने सुना है किसी औरत को बच्चा होने वाला है, किसी नौकरानी की जरूरत है। तो समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ, इतने समय से हम बच्चा चुरा रहे हैं, आज तक किसी को भी हम पर शक नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होगा। विमला और चंदा दोनों बच्चा चुराने वाली सास बहू थी। जहाँ भी किसी के नया बच्चा पैदा होता, वो दोनों सास बहू तरकीब लड़ाकर बच्चे को चुरा लेती। विमला के पति को गुजरे कई साल हो चुके थे और चंदा का पति एक कारखाने में काम करता था। चंदा के पति दिनेश को इस बात की कानो कान भी खबर नहीं थी कि उसकी माँ और पत्नी बच्चा चोर हैं। नई सोसाइटी में किरण नाम की एक महिला को बच्चा होने वाला था और वो एक नौकरानी की तलाश कर रही थी। चंदा उस घर में नौकरी के लिए जाती है और घर की घंटी बज। नमस्ते मैडम, मुझे पता चला आपको नौकरानी की जरूरत थी। हाँ, अच्छा तो तुम्हें सुनैना ने भेजा है? ये सुनैना कौन है? होगी कोई, मुझे क्या। जी, सुनैना जी ने भेजा है। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ। सुनैना का फोन होगा। हेलो, थैंक यू यार, तूने काम वाली भेजकर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच। अच्छा वो आ गई काम वाली? चलो ठीक है, क्योंकि वो मना कर रही थी कि उसके पास टाइम नहीं। हो सकता है आ गई है, तो चल ठीक है, करवा ले फिर तू काम। किरण की सहेली सुनैना को लगा कि जो काम वाली उसने बताई थी वही काम करने आई है, इसलिए बात वहीं खत्म हो जाती है। चंदा अब किरण के घर में काम करने लगती है। कुछ समय बाद किरण के बेटा पैदा होता है। किरण अब चंदा पर बहुत भरोसा करने लगी थी। चंदा, तेरी नजर में कोई अच्छी मालिश वाली हो तो बताना मुझे अपनी और मुन्ना की मालिश के लिए रखना है। मालिश वाली? मालकिन मेरी सास मालिश का काम करती है, वो दाई है, काफी घरों में जच्चा बच्चा की मालिश के लिए जाती रहती है। अच्छा तो फिर एक काम कर, तू उनको ही बोल दे, सुबह आकर मेरी और बच्चे की मालिश कर जाया करें। ठीक है मालकिन, मैं आज ही अपनी सास को बोल दूंगी, कल से वो आपके घर आ जाया करेंगी। चंदा का काम बन गया। अगले दिन बिमला मालिश के लिए आ जाती है और वो किरण और उसके बच्चे की मालिश करनी शुरू कर देती है। बिमला को मालिश करते हुए 2 दिन हो चुके थे। मालकिन, मैंने मुन्ना की मालिश करके उसे धूप में थोड़ी देर लिटा दिया है, या तो आप नहा लो, फिर मैं बच्चे को नहला दूंगी। ठीक है, फिर आप मुन्ना के पास बैठो, मैं नहा कर आती हूँ। चंदा, तब तक अपनी सास को चाय बनाकर दे दे, वो बहुत देर से आई बैठी है। मालिक ऑफिस जा चुके हैं, बाहर दरवाजे की कुंडी भी लगा दे। ठीक है मालकिन, मैं लगा देती हूँ, आप नहाकर आ जाओ, तब तक मैं आपकी भी चाय बना दूंगी। बिमला और चंदा इसी मौके की तलाश में थी। वो दोनों बच्चे को गोदी में लेती हैं और दरवाजा खोलकर भाग जाती हैं। कुछ देर बाद किरण नहाकर लौटती है, उसका बच्चा वहां नहीं था। बिमला और चंदा भी गायब थे। मुन्ना कहाँ गया? चंदा और उसकी सास भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चंदा, ओ चंदा, यहाँ भी नहीं है। ये दोनों मुन्ना को लेकर गई कहाँ हैं? किरण ने पूरा घर छान मारा, घर में कोई भी नहीं था। किरण जोर जोर से रोने लगती है और अपने पति को फोन मिलाती है। कुछ देर बाद पुलिस भी आ जाती है। जैसा कि आप हमें बता रहे हो कि आपने कुछ दिन पहले ही चंदा को अपने घर नौकरी पर रखा था और उसी की सास आपने मालिश के लिए लगाई थी, हैं? तो कुल मिलाकर यही बात सामने आ रही है कि ये वही बच्चा चोर सास बहू हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। कुछ दिन पहले इन्होंने एक हॉस्पिटल से भी एक बच्ची को चुराया था। कुछ समय से ये हॉस्पिटल से बच्चे नहीं चुरा रही, क्योंकि पुलिस ने हॉस्पिटल में सख्ती कर दी है। इसीलिए अब वो सोसाइटी को अपना निशाना बना रही है। आप घबराइए नहीं, पुलिस जल्दी ही उन्हें पकड़ लेगी। आपको ये नौकरानी के बारे में कैसे पता चला था? मेरी सहेली सुनैना ने ये काम वाली भेजी थी। किरण पुलिस को सारी बात बताती है। कुछ देर बाद सुनैना भी आ जाती है, पर उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सुनैना के साथ एक औरत भी थी। किरण, मैंने तो इनके लिए बोला था, ये तो तुम्हारे पास काम के लिए आई ही नहीं, फिर तुमने किसे काम पर रख लिया? बीबी जी, मैं आ नहीं सकी क्योंकि मेरा बेटा बीमार हो गया था, तो मैंने सभी घरों से छुट्टी ली हुई थी और मैंने पिछले 15 दिन से कोई भी नया काम नहीं पकड़ा।
सुनैना और उसकी कामवाली की बात सुनकर किरण घबरा जाती है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए। पता नहीं वो दोनों हमारे बच्चे को न जाने किसे बेच देंगी। ये जो है हमारे स्केच आर्टिस्ट हैं, आप इन्हें उनका हुलिया बता दीजिए। इसकी सहायता से हम बहुत जल्द उन मुजरिम सास बहू तक पहुंच जाएंगे। किरण की हेल्प से पुलिस को चंदा और बिमला का हुलिया पता चल जाता है। दोनों के पोस्टर शहर में लगा दिए जाते हैं। चंदा और बिमला शहर छोड़कर भागने की तैयारी में थी कि तभी दिनेश को ये बात पता चल जाती है। तुम दोनों बच्चा चुराने का काम करती हो। मैं तुम दोनों का इस काम में बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। नहीं, तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे। हम दोनों ने इतने पैसे जोड़ लिए हैं कि हम ये देश छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। बस इस बच्चे को हम एक परिवार को बेच रहे हैं। इस बच्चे के बदले हमें 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। बहू ठीक कह रही है दिनेश, कब तक दूसरों की नौकरी करके दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। अरे अपने बारे में सोच, दुनिया की परवाह मत कर। अब हमने लाखों रुपए कमा लिए हैं, हम ऐश की जिंदगी जी सकते हैं बेटा। चलो माँ, रात हो चुकी है, इस समय हमें कोई नहीं देखेगा। मैंने बच्चे को नींद की गोली देकर सुला दिया है। हम इसे जल्दी से उस परिवार को बेचकर पैसे ले आते हैं, फिर आज रात ये देश छोड़कर चले जाएंगे। चंदा और विमला दोनों सास बहू बच्चे को बेचने के लिए चली जाती हैं, पर जब वो घर लौटती हैं तो घर पर पुलिस को अपने सामने देख दोनों घबरा जाती हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये रही आपकी मुजरिम, मेरी माँ और मेरी पत्नी। ये दोनों ही बच्चा चुराती हैं। आप इनको ले जाइए। दिनेश, तुमने बहुत ही हिम्मत का काम किया है। अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों को पुलिस के हवाले करके तुमने जो इंसानियत का काम किया है ना, वो हर कोई नहीं करता। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने बच्चे को किसे बेचा है ये भी ये दोनों बता देंगी। मैं इन दोनों का चेहरा और नहीं देखना चाहता। हमें माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमसे भूल हो गई। सुनो जी, हमें ऐसे जेल मत भेजो। हमने तो ये हम तीनों के भविष्य के लिए किया था। सुनो जी, पुलिस को मना करो ना। दिनेश की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। आज उसे अपनी माँ और पत्नी दोनों से नफरत हो गई थी। बिमला और चंदा के बताए गए पते पर पुलिस पहुंचती है और बच्चे को किरण को सौंप दिया जाता है। बिमला और चंदा को सजा हो जाती है। दिनेश ने अपनी माँ और पत्नी को पुलिस के हवाले करके सचमुच इंसानियत का फर्ज निभाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि लुटेरी बहू के द्वारा कई शहरों में लूटपाट की खबरें मिल रही थी। आज लुटेरी बहू की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज लुटेरी बहू को अदालत में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस लुटेरी बहू का असली नाम चंदा है और ये अब तक 50 लोगों से झूठी शादी का नाटक करके दुल्हों को लूटकर भाग चुकी थी। लुटेरी बहू ने इस बार शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन मनोज को अपना निशाना बनाया था, पर वक्त रहते ही लुटेरी बहू के पहले पति मुकेश ने आकर इस शादी को रुकवा दिया। थैंक यू मुकेश, आज तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद होने से बच गया। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो वो लुटेरी बहू चंदा हम सबको लूटकर चंपत हो जाती। मुकेश, मैं चंदा से 1 महीना पहले ही मिला था और उसने मुझे बेवकूफ बनाना चाहा, पर ऐन मौके पर तुमने आकर उसके झूठ का भांडा फोड़ दिया और मुझे बचा लिया। पर तुम्हें तो शादी के 2 महीने बाद चंदा की सच्चाई पता चली थी। तुम उसके जाल में आखिर कैसे फंसे? वो मनहूस दिन मुझे आज भी याद है, जिस दिन चंदा पहली बार मेरी दुकान पर आई थी। अरे रंजन, पहले ये सलवार सूट इस सामने वाली अलमारी में लगा, उसके बाद बनारसी साड़ियां और दुपट्टे एक लाइन में लगाना, ठीक है? माँ, ये दुकान अच्छी दिखाई पड़ती है, यहाँ से ही साड़ी खरीद लो। तुम्हारे पैरों में भी दर्द है, और कितना चलोगी? जी आइए आइए, क्या दिखाना है मैडम? पहले 1 गिलास पानी मिलेगा। रंजन, मैडम को पानी पिलाओ। चंदा बेटी, तू मेरे लिए क्यों परेशान हो रही है? मैं तो ज्योति की शादी में कुछ भी पहन लूंगी। माँ, तुम्हारी बहन की इकलौती लड़की की शादी है, फिर भी तुम नई साड़ी नहीं पहनोगी? कैसी बातें करती हो माँ? मैं लेकर दे रही हूँ ना अपनी कमाई से। आखिर मेरी माँ तो सबसे सुंदर और अलग लगनी चाहिए। आंटी जी, आपकी बेटी बिल्कुल सही कर रही है। शादी में तो नई साड़ी खरीदनी ही चाहिए। मैं आपको बढ़िया सी साड़ी दिखाता हूँ, ये देखिए। माँ, ये वाली तुम पर बहुत जचेगी, ये ले लेते हैं। सुनिए, आप ये तैयार करवा दीजिए। फॉल और ब्लाउज के साथ कब तक तैयार हो जाएगी? जी कल शाम को आप ले लीजिएगा। और आपके लिए कुछ डिजाइनर सूट या साड़ी कुछ दिखाऊं क्या? बहुत बढ़िया कलेक्शन आया हुआ है। जी नहीं, अभी तो नहीं, फिर कभी जरूर आऊंगी लेने। मैं साड़ी कल शाम को आपसे उठा लूंगी। अगले दिन चंदा अपनी माँ की साड़ी उठाने आती है। जी, वो साड़ी तैयार हो गई? हो चुकी है, बस लड़का ब्लाउज पर प्रेस के लिए गया है। 5 मिनट में आ जाएगा, आप बैठिए। कितने साल हो गए आपकी इस दुकान को? ये दुकान पहले मेरे पापा संभालते थे, उनके जाने के बाद से ही मैंने इस दुकान की जिम्मेदारी संभाल ली।
अब तो बहुत साल हो गए हैं इस दुकान को। आपके पिताजी, वो जो सामने तस्वीर है वो आपके पिताजी की है? जी मेरे पिताजी की है। वैसे पिता को खोने का दुख मैं जानती हूँ, क्योंकि अपने पिता को मैंने बचपन में ही खो दिया था। ये आपकी साड़ी पैक हो गई है, ये लीजिए। सॉरी, बस वो मैं शायद थोड़ा भावुक हो गई। थैंक यू, आपने एक दिन में ही साड़ी तैयार करवा दी। अब माँ ये नई साड़ी पहन लेंगी। मेरी तो कोई बात नहीं, कुछ भी पुराना। क्या हुआ मैडम, कुछ कमी है क्या साड़ी में? नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, शुक्रिया। फिर उसके जाने के बाद क्या हुआ? चंदा भी अपने दिमाग से खेल रही थी। वो जानबूझकर उस दिन, मुकेश भैया, ये जो मैडम अभी आई थी अपना सामान भूल गई हैं। अरे अब कैसे उन तक पहुंचा जाए? अरे हाँ, उन्होंने अपना नंबर लिखवाया था। मैडम, हेलो मैडम, आपका कुछ सामान हमारी दुकान पर रह गया है। ओह अच्छा, इसमें तो मेरा बहुत जरूरी काम का सामान है। आप एक काम कर सकते हैं, आप शाम को मेरे घर पहुंचा सकते हैं मेरा सामान। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप मुझे अपने घर का पता दे दीजिए, मैं खुद आपको घर पर सामान दे आऊंगा। आप परेशान मत होइए। मैं शाम को चंदा के घर पहुंचा, पर मैंने देखा। माँ, तुम समझती नहीं हो, वो एक नंबर का गुंडा है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। ये जरूरी तो नहीं कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है उसका कर्जा चुकाने के लिए, तो मैं किसी के साथ भी शादी कर लूं। पर चंदा, हमें उसके 2 लाख रुपए अगले 2 दिन में लौटाने हैं, नहीं तो तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी। अब ये मैडम आपका सामान जो हमारी दुकान पर रह गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वजह से इतनी परेशानी हुई। माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। बस अभी चेकअप करवाकर डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। कोई बात नहीं मैडम, ये तो हमारा फर्ज है। हमारे किसी भी ग्राहक का सामान दुकान पर रह जाता है तो उसे संभाल कर रखना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। फिर 1-2 दिन बाद चंदा अचानक मेरी दुकान पर आई। मुकेश जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं शहर में नई हूँ और किसी को भी नहीं जानती। मेरे पास एक सोने का कंगन है, यदि इसे रखकर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चंदा जी, आप घबराइए मत। आप मुझे शाम को कॉफी शॉप में मिलिए, वहीं बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। चंदा शाम को मुझे कॉफी शॉप में मिली और अपनी परेशानी बताई। न जाने मैं उसकी बातों में कैसे आता चला गया, और फिर मैंने उसे 2 लाख रुपए दे दिए। मुझे नहीं पता उसने उन 2 लाख रुपयों का क्या किया। उसके चेहरे में इतना भोलापन था कि उससे जुड़ने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और फिर धीरे धीरे चंदा और मैं नजदीक आने लगे, और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। हम दोनों की शादी के बाद चंदा की माँ ने कहा कि वो अपने गांव जाकर रहना चाहती है, और वो अपने गांव चली गई। और मेरी नासमझी देखो, मैंने ये तक नहीं पूछा कि आखिर वो किस गांव में रहती है। सभी रिश्तेदारों ने चंदा के मुंह दिखाई में रुपए और गहने दिए थे। माँ ने चंदा से कहा, चंदा बहू, ये तोहफे के जेवर और रुपए तुम अपने पास ही रखो, और ये तिजोरी की चाबियां भी। अब इस घर को तुमने ही संभालना है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकूं। सब कुछ ठीक चल रहा था। चंदा भी उस वक्त ऐसे व्यवहार करती थी मानो कि वो कितनी अच्छी और संस्कारी पत्नी और बहू थी। हमें उस पर कभी भी शक नहीं हुआ। पर एक दिन अचानक। माँ, कैसी हो तुम? अचानक, न कोई पता न कोई खबर। बस अचानक ही आना हुआ। तेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी तू कुछ दिन मेरे पास गांव में रह ले, फिर दामाद जी तुझे लेने आ जाएंगे। हाँ बहन जी, आप चंदा को ले जाओ, फिर कुछ दिनों बाद चंदा फोन कर देगी, मुकेश लेने आ जाएगा। पर माँ जी, आप अकेले कैसे सब कुछ? और माँ जी, ये गहने वगैरह आप ही रख लीजिए, मैं जब वापस आऊंगी तब तक आप संभाल लीजिए। चंदा, वो तेरे चाचा की बेटी शोभा का भी ब्याह है अगले हफ्ते, तो कुछ जेवर तू पहनने के लिए ले चल। हाँ चंदा बहू, ये जेवर तुम लेती जाओ, और ये 20,000 रुपए भी खर्चे के मेरी तरफ से रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। चंदा, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अब तो इस घर को और मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। बस वो आखिरी पल था जब चंदा को मैंने अपने घर से जाते देखा। उसके जाने के बाद माँ और मैं बहुत परेशान हुए। चंदा का फोन स्विच ऑफ था। कोई गांव, कोई शहर, किसी जगह का पता हो तब तो ढूंढते। चंदा ने एक झटका और दिया। मेरी दुकान और मकान के कागज उसे तिजोरी में मिल गए थे। वो सब कुछ धोखे से बेचकर हमारा सब कुछ लूट कर ले गई, वो लुटेरी बहू। और ये सदमा मेरी माँ नहीं झेल पाई और इस दुनिया से चली गई। क्यों धोखा देते हैं लोग? क्यों किसी के जज्बातों से खेलते हुए उन्हें लज्जा नहीं आती? अपनी आप बीती सुनाते सुनाते मुकेश भावुक हो जाता है और रोने लगता है। मनोज उसे हिम्मत देता है। तुम चिंता मत करो मुकेश, हिम्मत से काम लो। उस लुटेरी बहू चंदा और उसकी माँ को आज अदालत में सजा सुनाई जाएगी, और भगवान धोखेबाज को जरूर सजा देते हैं, हमेशा याद रखना। चलो, हमें अदालत पहुंचना है। मुकेश और मनोज अदालत पहुंचते हैं। चंदा और उसकी माँ को लोगों को ठगने और लूटने के इल्जाम में सजा मिल जाती है। चंदा मुकेश से माफी मांगती है, पर मुकेश अदालत से बाहर आ जाता है। शायद आज चंदा को अपने गुनाहों की सजा मिलते देख उसे सुकून था,
और उसकी माँ की आत्मा को भी आज शांति मिली होगी। दुनिया में ऐसे बहुत से ठग रोजाना ही मुकेश और मनोज जैसे लोगों को फंसाने की फिराक में रहते हैं। उनसे सावधान रहने का एक ही उपाय है कि रिश्तों को जोड़ने से पहले व्यक्ति और उसके परिवार की पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है।